जय हिंद बडीज यार, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैरेडियंस। बडीज, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्ट में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जब आपको फ्रंट पेज पे एच जयशंकर साहब की एक फोटो देखने को मिले, किसी के साथ कुछ हाईवे जैसा देखने को मिल रहा है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछला सेशन जो कि हमारे 25 ऑफ फेब को किया गया था उसके बारे में थोड़ी कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा। देखो बस, हमारे पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि आज से मतलब 25 फेब से आपकी जो थी वो एडवांटेज असम 2.0 की कंप्लीट सबमिट होनी स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, ये 2.0 के तौर से भी देख सकते हो आप 2.0। तो ये भैया सबमिट हुई थी स्टार्ट, है ना। इस सबमिट का मेन मोटिव था कि जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो भले ही नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, जिसमें 76 कंट्रीज ने एज ऑफ नाउ पार्टिसिपेट किया है, वहां सभी से इन्वेस्टमेंट मंगाना था एंड असम में इन्वेस्ट कराना था। अब ये असम को ही क्यों चूज किया गया था, इससे रिलेटेड मैंने आपको मल्टीपल फैक्ट्स बताए थे कि भैया असम में आपको नेचुरल ऑयल एंड क्रूड ऑयल एंड गैसेस का काफी अच्छा रिजर्व देखने को मिलता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। सेकंड बन के भी असम वो है वो ये लार्जेस्ट इकोनॉमी निकल के आया है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसी के साथ भी असम को इसलिए भी क्योंकि असम को बीइंग एज अ मीडिएटर देखा जा रहा है बिटवीन द डिफरेंट फॉरम्स कौन कौन सी भी है, जैसा कि आपने उस दिन नाम लिया था आसियान के बारे में। अच्छा, आसियान के नो डाउट, क्योंकि आसियान एक बड़ी फॉरम है तो नो डाउट इसके बीइंग कंपैरिजन जब भी हम करेंगे तो इंडिया करेंगे, लेकिन इंडिया का असम स्टेट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है इस जगह पे। इसी के साथ असम एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी देता है, नॉट ओनली ऑन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन्हीं के साथ नहीं, जो भी हमारे साउथ ईस्टर्न नेशंस है उनके साथ भी, अलॉन्ग विद दिस नेबर्स के साथ भी हमारी काफी अच्छे रिलेशंस बनते हैं। क्योंकि भैया हमारी एक पॉलिसी है जिसमें हम नेबरहुड पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। अब अगर आप भैया नेबरहुड पॉलिसी को समझ पा रहे हो, आप मल्टीपल कंट्रीज को देख पा रहे हो कि जो आसपास की कंट्रीज आती हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, एंड अगर आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमने आसियान नेशन का भी मेंशन किया है, मतलब हम मल्टीपल फॉरम्स एंड मल्टीपल कंट्रीज की बात करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का रोल आने वाला है। बिल्कुल सही बात है बस। तो यहाँ पे जो एस जयशंकर साहब है वो अपनी कंप्लीट स्पीच देते हैं, स्पीच जो कि अंडर दी गई थी उनके, जो हम देखते हैं ना कि मैंने आपको बताया था कि लुक ईस्ट को हमने एक्ट ईस्ट के तौर पे पॉलिसी को चेंज कर दिया है। अब वो जो एक्ट ईस्ट है उसमें हम फर्स्ट स्टेप लेंगे, ये भी चीजें जोड़ी गई हैं। उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एक बात बोली गई बाय द एस जयशंकर साहब कि भैया जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है IMTTH, ठीक है, एच का बेसिकली नाम है हाईवे भैया ये कौन किस टाइप का हाईवे है, बेसिकली यार ये ट्राइलेटरल हाईवे है। इस टी का मतलब है ट्राइलेटरल, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड के बीच में एक ट्राइलेटरल हाईवे जिसका प्रपोजल 2002 में दिया गया था। कब दिया गया था भैया, इसका प्रपोजल 2002 में दिया गया था, वो भी आसियान की ही एक मीटिंग में दिया गया था। जब हम आसियान की एक मीटिंग कर रहे थे कंप्लीट फोरम में, तब भैया ये जो मीटिंग है आपकी ये कंप्लीट ऑर्गेनाइज की गई थी कंबोडिया में, एंड 2002 में हमने प्रपोजल दिया था कि भैया IMT करके एक ट्राइलेटरल ऐसा कुछ हाईवे होना चाहिए जो कि इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड जैसे नेशन से होके गुजरेगा। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका बेसिकली कंप्लीट साइन हो जाती है अथॉरिटी की भैया 2012 में निश्चय कर लिया जाता है कि ठीक है हम ऐसा कोई एक हाईवे बनाएंगे। बट इवन एज ऑफ नाउ इसका सिर्फ 75% वर्क कंप्लीट हुआ है, रेस्ट 25% नहीं हुआ, जबकि म्यांमार का भैया जितना भी खर्चा आने वाला है वो सारा हम उठाएंगे, क्योंकि ये इंडिया बीइंग एज अ बड़ी कंट्री इन दोनों कंट्रीज के बीच में मीडिएटर रोल प्ले। मीडिएटर क्या मतलब, ये भैया रूट सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब वो क्यों होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट कुछ हाइलाइट्स क्या भी देख लेते हैं कि भैया हाइलाइट्स मतलब जो आर्टिकल में हाईलाइट किया गया वो क्या चीज थी। देखो क्या बोला गया, वर्क पॉज्ड ऑन द एशियन हाईवे ड्यू टू म्यांमार सिचुएशंस। अभी देखो बॉस, म्यांमार की जो भी सिचुएशंस है वी ऑल आर अवेयर, वेरी मच अवेयर अबाउट इट, है ना, कि वहां पे भैया क्या क्या कुछ हो रखा है। ठीक है, तख्ता पलट से लेकर सब कुछ हुआ है, हालांकि उसको हम किसी और अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि भैया जब म्यांमार की सिचुएशंस बिगड़ी हैं इस वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया जिसका नाम है IMTT। ठीक है, आगे देखो ऐसा ही कुछ आर्टिकल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट पॉज ड्यू टू म्यांमार अनरेस्ट। म्यांमार में जो भी अनरेस्ट सिचुएशंस है उसकी वजह से अभी तक का ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। अब देखो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भैया 2012 में हमने इसके रिलेटेड कंप्लीट फॉरम पे मतलब साइन कर लिए थे, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वहां से लॉन्च हुआ था। 2002 में तो हमने सिर्फ इसका प्रपोजल दिया था। लेटर ऑन आज अगर आप देखो तो मोटा मोटा 12 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, उससे रिलेटेड मल्टीपल चीजें निकल के आई हैं जिनको हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। अब सबसे पहले देखो, जब भी आपकी ये मैंने आपको रिसेंटली बताया ना कि आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जैसे रोल प्ले आया, तो आपका जो एडवांटेज असम 2.0 जो कि सबमिट हो रही थी उसके अंदर एक सेशन कंडक्ट किया गया, किस बेसिस पे, एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट। ये भैया टर्मिनोलॉजी है, ये की टर्म है जो आपको कहां पे यूज करने हैं, अपने एसएसबी के पॉइंट, आपको अपने एसएसबी में यूज करने हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक बार हाईलाइट दोबारा से कर देता हूं, एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट। अभी हमने लुक ईस्ट को क्या कर दिया था, एक्ट ईस्ट, अब एक्ट ईस्ट से हमें एक्ट फास्ट भी करना है एंड पहले भी करना है।
ठीक है। सो अंडर दिस सेशन एस जयशंकर साहब के द्वारा कुछ बातें बोली गई जहां पे उन्होंने साउथ कोरिया, जापान एज वेल एज मलेशिया एंड मल्टीपल कंट्रीज का मेंशन किया। वो क्यों किया वही बताऊंगा। सो देयर हैज बीन स्टेडी ग्रोथ एंड द डीपनिंग ऑफ द टाइज बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड द आसियान which should be further leveraged by all the concerns Mr. S. Jaishankar said on the session on Act East, Act Fast and Act First at the Advantage Assam Summit in the Guwahati, जो कि आपके असम में है गुवाहाटी, वहां पे कंप्लीट समिट हो रही है। अब ये बात तो ठीक है, बट आप हमेशा बोलते हो कि कभी भी भाई ना अपने लिए सिर्फ कुछ नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ हम कुछ ना कुछ अपनी सिग्निफिकेंस देखते ही हैं। मतलब हमेशा कभी ना कभी आप देखोगे कि कोई भी चीज तभी होती है जब दोनों को बेनिफिट हो रहा हो। हाँ भैया, अभी आपने बताया कि भैया इंडिया म्यांमार का सारा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार है, लेकिन तब भी क्योंकि म्यांमार में काफी सारे इश्यूज हैं इस वजह से वो रोड नहीं डल पा रहा। तो भैया इतना सारा इंडिया कर क्यों रहा है? देखो बॉस क्यों कर रहा है। जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, अभी आपको पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में मार्केट कैप्चर करने के लिए सिर्फ 2 कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट रूट वहीं से पड़ता है एंड वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाता है ना। तो वो है आपका इंडिया एंड चाइना। अब क्योंकि चाइना की बढ़ती हुई चीजों को देखते हुए एंड इसका एग्रेशन देखते हुए साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में चाइना के प्रति बोल सकते हैं कि एक टाइप ऑफ जो ट्रस्ट था वो धीमे धीमे रिड्यूस होता गया। तो पूरा मार्केट कैप्चर करने के तौर पे इंडिया बीइंग एज अ बिग कंट्री निकल के आता है। अब भैया अगर आप इस मार्केट को देखो तो अराउंड 700 मिलियन का मार्केट है ये, मतलब इतनी तो भैया पॉपुलेशन है जो कि अराउंड इंडिया की हाफ है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 4.25 डॉलर ट्रिलियन की भैया इनकी सबकी जीडीपी है, दैट इज मोर देन इंडियन जीडीपी। ठीक है, अगर आप इंडिया की देखो तो इंडिया के अराउंड 3 पॉइंट कुछ थी है ना। अभी 2023 के सैंक्शंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 2024 की तो अभी पता पड़ेगा हमको। सो द सिचुएशन इन द म्यांमार हैज पॉज्ड द IMTT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट वी कैन नॉट। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एस जयशंकर साहब ने कहा है कि भैया हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें जो सिचुएशंस हैं उनको कुछ प्रैक्टिकल वेज के थ्रू सॉल्व करना होगा एंड इस मोमेंटम प्रोजेक्ट को हमें आगे बढ़ाना होगा। सेम बात लिखी हुई है, एक बार मैं रीड कर देता हूं विद हाईलाइटिंग। वी कैन नॉट अलाउ दिस म्यांमार अनरेस्ट टू ब्लॉक समथिंग सो मोनोटोनियस दैट इज मोमेंटस है। ठीक है, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमें चाहिए होंगे। सो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस विल हैव टू बी फाउंड टू एंश्योर द एडवांसमेंट ऑफ दिस इनिशिएटिव मिस्टर एस जयशंकर साहब सेड। ठीक है, आगे देखो, आगे और की चीजें क्या मेंशन है। द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो आपको पता है, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो कि पीएम मोदी जी के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, एंड ये भी भाई काफी बड़ा मतलब ऐसे टॉपिक है, इसको छोटे से नहीं मतलब, लेकिन आई नो कि आप सबको पता होगा है ना, जो भी एसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं मोस्टली इसको सबको पता है। गाइड्स द मैनेजमेंट ऑफ द इंडियाज रिलेशंस विद कंट्रीज इन इट्स इंटरमीडिएट नेबरहुड। वी सी दैट न्यू रूट्स। अब भैया अगर कभी जैसे सपोज करो अगर किसी को नहीं भी पता कि भैया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या, सो बता देता हूँ शॉर्ट में। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देखो, नेबर से हमारा मतलब कहता है कि हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। लेटर ऑन आया आपका नेबरहुड मतलब कि जैसे ब्रदरहुड होता है ना, भाईचारा, ऐसी नेबरहुड मतलब पड़ोसियों के बीच में भाईचारा। अब वो भाईचारा बढ़ेगा कैसे? जब आप कुछ करोगे और सामने वाला आपके लिए कुछ करेगा। मतलब सामने वाले से हमें क्या चाहिए? हमें तो रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मतलब साउथ ईस्टर्न नेशंस में इंडिया एक बड़ी कंट्री है। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, एंड इंडिया के ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं। बिल्कुल भैया सही बात बोल रहे हो। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया कनेक्टिविटी सबसे पहले बढ़ाओ। अगर हम कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे इन सारी कंट्रीज के बीच में तो ऑब्वियसली एक दूसरी कंट्री एक दोनों कंट्री क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगी। एंड जब कभी कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं तो ऑब्वियसली उनके रिलेशंस काफी अच्छे होने लगते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया। अब कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी जब आप नए रूट्स बनाओगे, नए चेक पॉइंट्स बनाओगे बिटवीन दी कंट्रीज, रेल वेज के थ्रू उनको लिंक करोगे, वाटर वेज के थ्रू करोगे, पावर ग्रिड सिस्टम्स बनाओगे, फ्यूल पाइपलाइंस बनाओगे। ठीक है, अच्छा इसमें फ्यूल पाइपलाइन में आप गैस पाइपलाइन भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि गैस इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपकी यही बोलती है। ठीक है, फर्स्ट का मतलब है कि भैया हम इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, देयर इज मच मोर टू कम इन द ईयर्स अहेड एस जयशंकर सेड। इसके साथ ही बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ क्या आएगा कि भैया आईटी में हम दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगे, इसी के साथ एजुकेशन सेक्टर में कोलैबोरेट करेंगे एंड कॉमर्स सेक्टर में भी कोलैबोरेट करेंंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे एस जयशंकर साहब ने 2 कंट्रीज को और मेंशन किया है, दैट इज अबाउट द जापान एंड द साउथ कोरिया। अब बाय द टाइम जापान एंड साउथ कोरिया इतना ज्यादा एग्रेशन दिख चुके हैं बाय इट्स नियरेस्ट, बोल सकते हैं कि मतलब नियरेस्ट तो नहीं लेकिन हाँ नियर बाय नेबर दैट इज चाइना। तो अब उनका भी ट्रस्ट इंडिया की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है एंड वो एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्लेयर बनके उभर के आ रहे हैं इंडिया के लिए। ठीक है, ये भाई पूरी लाइन इसमें मेंशन है, बोथ जापान एंड साउथ कोरिया हैव इमर्ज्ड एज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्लेयर इन द रेंज ऑफ द एरिया इन इंडिया। इंडिया की रेंज में दोनों इकोनॉमिक प्लेयर उभर के आ रहे हैं
Mr. Jaishankar said Japan has given priority to development projects in the northeast in various fields, particularly in enhancing mobility and the educational exchanges. ठीक है, तो भैया जापान खुद से ही प्रमोट करना चाह रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि जापान का खुद का इंटरेस्ट है इन द नॉर्थ ईस्टर्न में, कि भैया वो खुद को, क्योंकि देखो उनके लिए भी कंप्लीट मार्केट खुल के आएगा एंड हमारे लिए भी, ठीक है। सो क्या करना है, मोबिलिटी को हमें एनहेंस करना है, मतलब वही सारी चीजें जो ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनको काफी रैपिड स्पीड पर बढ़ाओ, एंड एजुकेशनल एक्सचेंज जो कि एक और नई चीज लेके आया है कौन, जापान। जापान चाहता है कि भैया एजुकेशन सेक्टर में भी हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। इसी के साथ दो कंट्रीज को और मेंशन किया गया, दैट इज मलेशिया एंड थाईलैंड। मलेशिया एंड थाईलैंड हैव द लिबरलाइज्ड वीजास फॉर द इंडियंस एंड अदर एशियन नेशंस, एशियन मेंबर्स, ठीक है। सो जो आपकी मलेशिया एंड थाईलैंड है उन्होंने एशिया मतलब वीजास जो है, वीजास को लिबरल कर दिया। लिबरल क्या होता है भैया, एक टाइप की छूट दे दी है, ठीक है। हैव, जस्ट 2 मिनट रुकिएगा बॉस, एक पेन ले लूं ना। Have expanded air connectivity while education and skill development can be domain for the future cooperations as well। अच्छा, इन दोनों का भी मेन मोटिव क्या है कि भैया एजुकेशन में एंड स्किल डेवलपमेंट में हम दोनों कंट्री सबसे ज्यादा कोलैबोरेट करने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशन का कंप्लीट मैप है, जहाँ पे इंडिया, फिर आपका बांग्लादेश ये देखने को मिलेगा, फिर म्यांमार है ना, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस है ना, ताइवान, आपको चाइना भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपका मतलब सारी कंट्रीज देखने को मिलेगी, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है। सो सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। अब भैया ये रहा वो जो मैं आपको बता रहा था ना, दैट इज IMTT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। इंडिया से स्टार्ट होगा ये, जो कि मुहरे तामू से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका म्यांमार से पूरा क्रॉस होते हुए आपका थाईलैंड में जाएगा, एंड थाईलैंड में कुछ इस जगह पे जाएगा जिसका नाम माउ सोत करके इसमें मतलब शॉर्टली बोला जाता है, बाकी इसका पूरा नाम है म्यावेडी मैवसूत, ठीक है। आगे बात करते हैं अब भैया कुछ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ने, बेसिकली कवर तो यार इसी को करना चाह रहा था मैं, बट उसी में हमको कुछ ये भी सेशंस देखने को मिले, ठीक है। सो मैंने उनको ही कर दिया। अब बात करते हैं जो भी एडवांटेज असम 2.0 सबमिट हुई है या फिर 2.0 सबमिट हुई है, उसमें भैया 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। अब भैया ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इतने सारा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होगा तो आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट के साथ ही आपके जो भी लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, मतलब ऑल ओवर कंट्री में ग्रोथ होगा। हालांकि इसमें सारा का सारा इंटरनेशनल नहीं है, मोस्टली आपको इंडियन मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट ही देखने को मिलेगा इन द असम, ठीक है। अब इसको थोड़ा हाईलाइट करते हुए मैं बता दूं, अब भैया जब ये 2.0 है या फिर 2.0 सबमिट है, तो आपने बताया था कि भैया इसकी एक पहली सबमिट भी हुई थी जो कि 2018 में हुई थी, है ना, बिल्कुल बॉस। तो भैया उस टाइम कितना मिला था बॉस, उस टाइम मतलब अराउंड 1 लाख करोड़ का मिला था। इस टाइम जो मिला है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है, ठीक है। टू बी मोर प्रिसाइजली ये 4.91 है, ठीक है। ये कंप्लीट 5 लाख करोड़ नहीं है, टू बी मोर प्रिसाइजली 4.91 करोड़ है, ठीक है, लाख करोड़। आगे द मिनट का भी आप आर्टिकल देख सकते हो जिसमें लिखा है नियरली 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड एट द 2-day असम बिजनेस समिट, ठीक है। सो जो 2 दिन की कंप्लीट समिट हुई थी 25 एंड 26 को, आज 27 है। आगे बात करते हैं। अब भैया मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कौन सी मतलब कितने रुपए किस उस पे खर्चे जाएंगे, भैया रोड पे इतना रुपए खर्च करना है ना, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। की टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सो उनको हम देख लेते हैं। असम बिग टिकट इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मैंने बताया कि 4.91 लाख करोड़ का कंप्लीट इनको मिला है, जो कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। कितना है? 5 टाइम्स है जितनी इनको इन्वेस्टमेंट मिली थी कब, प्रीवियस एडिशन में, जो कि 2018 में हुआ था एडवांटेज असम 1.0 का, ठीक है। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो, किन किन सेक्टर्स में करोगे। अब ये सिर्फ आसाम के लिए नहीं है, कभी भी आप जीडी में या फिर लेक्चर में कभी भी कुछ भी वर्ड बोलना चाह रहे हो, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी बोलना चाह रहे हो जहां पे आपको किसी भी कंट्री या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट की अगर आपको ग्रोथ दिखानी है, तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आपको यूज करना है, जिसको मैं हाईलाइट करता जाता हूं। दैट इज आपका जो होगा कहां से, पावर सेक्टर पे। पावर में आप फिर आप न्यूक्लियर पावर को भी ले सकते हो, माइंस, मिनरल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम आईटी बोलते हैं शॉर्ट में, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, कल्चर, टूरिज्म, एनिमल हस्बेंड्री, कॉपरेशन, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा और ऐसे समझ में चाहते हो, मतलब ये देखो है वह सारी चीजें बॉस भाई, यही सारे सेक्टर्स आपको, अगर आपने बजट को थोड़ा गौर से देखा हो तो सिर्फ यही वो सेक्टर्स थे जहां पे हमने वर्क करा था, ठीक है। अब अगर वहीं पे आप किसी भी अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कोई अगर गवर्नमेंट स्कीम का नाम बोल देते हो या फिर कोई फैक्ट मतलब कोई फैक्ट अगर वहां पे रिप्रेजेंट कर देते हो, तो आपका जो पॉइंट आपने रिप्रेजेंट किया था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफाई तरीके से दिखता है एंड लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है, जो हम बजट वाले सेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके थे, ठीक है। वहां पे मैंने बहुत सारी आपको स्कीम्स बताई थी। आगे देखो बॉस, जो आपके पीयूष गोयल साहब हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो हेड है, उन्होंने भैया 3 चीजों के बारे में बोला है, दैट इज 3T, 3I एंड 5D। वो क्या है कि भैया हमें ट्रेड पे, टेक्नोलॉजी पे एंड टूरिज्म पे वर्क करना है। इसी के साथ इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे, ये कीवर्ड्स आपको बोल रहे हैं। इसी के साथ 5D सॉरी बस यहाँ पे ये 7D लग गया, ये 5D है, ठीक है,
5D। 5D क्या क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिपेंडेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन एंड डिसीजनेस ऑफ द लीडरशिप। आई डोंट थिंक कि आपको यार इनमें से किसी का मीनिंग पता नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर जो कि आपके गडकरी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि भैया 80,000 प्लस रुपीज खर्चे जाएंगे। कहाँ पे? असम में। वो भी क्या होगा? उसमें भी एक टनल बनाई जाएगी। टनल कहां से जाएगी? ब्रह्मपुत्र रिवर से जाएगी, ठीक है। इसी के साथ एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा एट दी काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आपको हर बार देखने को मिलेंगी। अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क को देखो तो इससे आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा इन योर एनडीए एग्जामिनेशन ओनली, ठीक है। पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। एनडीए में तो है ही यार, एनडीए का तो मैंने देख रखा है क्योंकि, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एफकेट में भी है। आगे भी है, आगे कुछ और चीजें बोली गई हैं जिसको मैं पेन से लेता हूं क्योंकि वहां पे छोटा छोटा लिखा है, ठीक है। हाँ देखो बॉस, क्या लिखा गया कि यूनियन मिनिस्टर फॉर द शिपिंग एंड द वाटर वेज। अच्छा, जो आपकी यूनियन, जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स होता है, ऐसी आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज होते हैं जिनके हेड हैं सरबंदा सोनोवाल, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया है कि भैया 4,800 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ द वाटरवेज, क्योंकि आसाम की कुछ ना कुछ टेरिटरी आपको वाटर से देखने को मिलेगी, वहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलेगी। इस वजह से उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में बनाए जाएंगे, इंक्लूडिंग बिल्डिंग, शिप रिपेयर facilities, constructions of the alternative routes for the port and development of the terminals and a center of excellence in maritime education। जहां पे भैया अटेंशन आपको इस पॉइंट पे रखना है कि भैया मैरीटाइम एजुकेशन, आप देखो अभी तक कहीं पे भी ऐसी कोई भी फॉरम नहीं है जहां पे मैरीटाइम एजुकेशन की बात की गई हो, बट एडवांटेज असम 2.0 या फिर 2.0 इज द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे बॉस आप ये पॉइंट को यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया मैरीटाइम एजुकेशन की बात की गई, इसी वजह से ये पॉइंट यहाँ पे रखा है, ठीक है। विच विल प्रोवाइड 5,000 स्किल्ड यूथ टू द शिपिंग इंडस्ट्री एनुअली, ठीक है। मतलब जो आपके 5,000 है, सॉरी 5 लाख बोल के शायद, तो जो आपको 5,000 यूथ हैं उनको भैया स्किल्ड यूथ में कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ जो आपके हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, जो कि किसके, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस के आपके कंप्लीट जो हेड हैं उस मिनिस्ट्री के, तो हमने आपको परसों वाले सेशन में बताया था ना कि भैया आसाम में आपको नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं जैसे क्रूड ऑयल एज वेल एज गैसेस। एंड अगर आप थोड़ा बहुत ऑयल के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा जैसे कि पेट्रोल है ना, पेट्रोल में हम क्या करते हैं, इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं। इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने से क्या होता है कि पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है। अच्छा, उसके कुछ, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के माइंड में कि भैया पेट्रोल के साथ हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% तक भी हो जाती है। मतलब समझो आप जो पेट्रोल खरीद रहे हो उसमें सिर्फ आपको 80% तो दारू देखने को मिल रही है, बाकी आपका सिर्फ 20% आपका पेट्रोल है या फिर जो क्रूड ऑयल है, एंड वो प्रॉपर्ली वर्क भी करता है, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो फिर भैया 100% क्यों नहीं करते, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी बार। सो 100% बहुत इसलिए नहीं करती क्योंकि इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। आपका जो इथेनॉल है वो कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन होता है कि भैया पेट्रोल कोरेसिव नहीं होता है, आपका जो इथेनॉल है उसमें वाटर की प्रेजेंस देखने को मिलती है, इस वजह से वो कोरेसिव होता है। तो ये कुछ मल्टीपल रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम 100% ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, लेकिन 80% तक मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे कम ही होता है क्योंकि हमें फ्यूल की इफिशिएंसी भी देखनी होती है, अदरवाइज आप जो फ्यूल दे रहे हो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा, इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज जब करते हैं जब कभी हम भैया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नो डाउट हमारे यहाँ क्रूड ऑयल इतना ज्यादा तो है नहीं, हम हैवी अमाउंट्स में क्रूड ऑयल को बाहर की कंट्रीज से मंगाते हैं। एंड जब कभी हम बाहर कंट्रीज से मंगाते हैं तो हमारे उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए हम उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सो समझ गए होंगे, कुछ थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा होगा। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल इसलिए भी है क्योंकि अभी आपको पता हो तो 2023 में इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड या फिर जो पेट्रोल ब्लेंडिंग है उसके मल्टीपल एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि भैया पूरी की पूरी जो मार्केट है वो रेगुलेट कैसे हो रही है ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री 2023 में भी 2024 में भी, तो वहां पे ब्लेंडिंग का बहुत बड़ा खेल था। तो उससे रिलेटेड बोला गया कि भैया जो भी ब्लेंडिंग है उसको हम नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, 19.6% तक ब्लेंड करेंगे, जो हम अचीव कर चुके हैं अभी ऑलरेडी, ठीक है। जो ये टोटल है इसको और एक्सटेंड तक लेके जाएंगे जिसको हम 20% करने वाले हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे फ्रॉम दी असम एडवांटेज असम 2.0 समिट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग इनोवेटिव कंटेंट।